वेलकम टू बायोस्पेक्ट। तो क्लास 10 के सेकंड चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ की टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो बीच में आपको कंफ्यूज करेंगे। पहले उनके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है और क्या इनका फंक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं मेल और फीमेल से, ठीक है। यहाँ पर हम मेल और फीमेल किसे बोलते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच हैव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स is called male and the organisms that contains female reproductive organ is called female। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल के पास होंगे यानी मैन के पास, या फिर अगर हम बाकी के एनिमल्स के बारे में कंसीडर करें तो जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसे मेल कहा जाएगा, जिसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसे फीमेल कहेंगे। अब इसके बाद आता है टर्म गैमीट्स। गैमीट्स किसे कहा जाता है? सेक्स सेल्स को गैमीट कहा जाता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। जैसे कि मेल की बात करें तो मेल में गैमीट्स होते हैं स्पर्म और फीमेल में गैमीट्स होती हैं ओवम, जिसका कि प्लूरल होता है ओवा, ठीक है। इसे एग भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टर्म है जाइगोट। तो जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का आपस में फ्यूजन हो जाता है और एक सिंगल सेल बनती है उसे जाइगोट कहा जाता है। एक बार फिर से बताते हैं, मेल सेल्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि ओवम, जब इन गैमीट का आपस में फ्यूजन हो जाता है तो एक सिंगल सेल बनती है जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल का गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल का गैमीट एग, इनका आपस में जब फ्यूजन होगा तो उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेज है और बर्थ के पहले की स्टेज है, यानी द स्टेज विच कम्स बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और ये स्टेज डेवलपिंग स्टेज भी कही जाती है क्योंकि इसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है, जितना भी उसका जेस्टेशन पीरियड है उतने टाइम तक। ओके, अब आते हैं हम फर्टिलाइजेशन पर। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो नाम से ही इसका पता चल रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होगा जो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इनसाइड द फीमेल्स बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये भी नाम से पता चल रहा है कि जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, फीमेल की बॉडी के बाहर होगा, उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। अब इसके हम एग्जाम्पल से क्लियरली समझ लेंगे। जैसे कि मोस्टली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिश, फ्रॉग, इनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये अपने एग्स को रिलीज कर देते हैं और उसके बाद मेल अपने स्पर्म डोनेट कर देता है और इनका फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर ही हो जाता है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग और बाकी के जो एनिमल्स हैं जैसे कि हैन और गोट, बफेलो, डॉग, एलिफेंट, इन सब के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का रिलेशन विविपेरस और ओविपेरस एनिमल से भी है। जैसे कि जितने भी विविपेरस एनिमल्स हैं, इट मींस बर्थ गिविंग एनिमल्स, वे सभी के सभी उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उसमें मोस्टली ओविपेरस एनिमल्स हमारे जो हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को कैरी करते हैं, जबकि कुछ एक जैसे कि मैंने आपको बताया फिश
और इसके अलावा फ्रॉग, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एनिमल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला है ओविपेरस और दूसरा है विविपेरस। ओविपेरस उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कि एग्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिनके यंग वंस एग के थ्रू आते हैं। जैसे सारे ही बर्ड्स और इंसेक्ट्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं, दे ले एग्स एंड प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ओके, एंड विविपेरस एनिमल्स, द बर्थ गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग थिंग्स को ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं और ये दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स एंड द सेकंड वन इज बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स उन्हें कहा जाता है जिनमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे, यानी या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, उसे हम यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि ह्यूमन बीइंग और बाकी के एनिमल्स, एलिफेंट, काव, डॉग, टाइगर, ठीक है, ये सभी के सभी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं क्योंकि इनमें मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। ऑन द अदर हैंड, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। तो बाइसेक्सुअल यानी कि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं लीच, अर्थवर्म, स्टारफिश, टेपवर्म एटसेट्रा। ठीक है, अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें कि पहले हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी के बारे में। ठीक है, प्यूबर्टी क्या चीज है? प्यूबर्टी एज की वो स्टेज होती है जब ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। इट मीन्स द एज एट विच ह्यूमन बीइंग स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, start producing sex hormones and capable of reproduction। यानी ये वो एज है जिसमें कि रिप्रोडक्शन करने के लिए ह्यूमन बीइंग तैयार हो जाता है, उसकी बॉडी में गैमीट्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बॉयज में ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट होती है, यानी 13 और 14 ईयर्स की एज में, जबकि गर्ल्स में ये उससे पहले ही शुरू हो जाती है। इट मीन्स 11 to 13 ईयर्स की एज के दरमियान। ठीक है, गैमीट्स के बारे में आपको बता दिया है कि मेल गैमीट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट होता है ओवम। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं उसमें ओवम का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और जो बॉयज हैं उसमें स्पर्म का। ठीक है, इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कि फीमेल में अलग होते हैं और मेल में अलग होते हैं। जैसे कि मेल में जो सेक्स हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन और ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से। ठीक है, दूसरा फीमेल में दो सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोगेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरीज से रिलीज होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी एज में ही रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है। पढ़ेंगे अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कुछ ऑर्गन्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें कि पहला आता है टेस्टिस। ये दो होते हैं ओवल शेप में और इन्हीं से स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। दूसरा आता है स्क्रोटम। स्क्रोटम वो पाउच है जिसमें कि ये दोनों टेस्टिस रखे हुए होते हैं, यानी कि स्क्रोटम के अंदर ये पाउच, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, इट मींस स्क्रोटम ही इनको अपने अंदर रखता है और ये बॉडी से बाहर होते हैं। दीज आर
आउटसाइड द बॉडी। स्क्रोटम बॉडी के बाहर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, और ये बॉडी से अलग होने का रीजन ये है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, और वो टेम्परेचर कम इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो जाए। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर का थोड़ा कम होना जरूरी होता है, और उनके सर्वाइवल के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एपिडिडाइमिस, वस डिफरेंस जिसे कि स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, सेमिनल वेसिकल, पेनिस एंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, जो कि मैंने यहां पर लिखा नहीं है बट वो भी इसमें शामिल होती है। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट्स आ रहे हैं, इनको अब हम डायग्राम से इजीली समझ लेंगे। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें हम बारी बारी से जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ टेस्टिस से। तो टेस्टिस दो होते हैं ओवल शेप में, जो कि एक पाउच स्क्रोटम के अंदर रहते हैं आउटसाइड द बॉडी। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी के बाहर रहने का रीज़न ये है कि इसके अंदर टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन और उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी से अटैच एक ट्यूब होती है जिसे कि एपिडिडाइमिस कहा जाता है, और स्पर्म्स प्रोड्यूस होने के बाद टेम्परेरी एपिडिडाइमिस में स्टोर रहते हैं। ठीक है, ये एपिडिडाइमिस ट्यूब आगे जाकर वस डिफरेंस यानी कि स्पर्म डक्ट कही जाती है, और यहां से ये स्पर्म जो प्रोड्यूस हुए हैं वो आगे मूव होते चले जाते हैं। ठीक है, ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर कि यूरिन स्टोर रहता है। अब ये यहां पर आकर सेमिनल वेसिकल इससे अटैच हो जाएगी। इससे पहले यहां पर आपको एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसे सेमिनल वेसिकल कहा जाता है, जिसमें कि एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, एक विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस होता है। तो जब स्पर्म यहां पर आते हैं वो इस लिक्विड में डूब जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और जब ये इस लिक्विड के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं तब हम इसे बोलते हैं सीमेन। ठीक है, तो सीमेन वो लिक्विड है जिसमें कि स्पर्म्स मिक्सअप हो जाते हैं, और ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और आगे इनके मूवमेंट को इजी कर देता है। ठीक है, यहां पर ये आकर इधर एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां पर कि प्रोस्ट्रेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का काम ये है कि वो एक बार में किसी एक लिक्विड को ही अलाउ कर सकती है। जैसे कि अगर सीमेन आगे बढ़ रहा है तो वो ब्लैडर पर वॉल्व को बंद कर देती है, यानी उस टाइम पर यूरिनेशन नहीं होता, जो ब्लैडर के अंदर यूरिन है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। और अगर यूरिन आगे बढ़ रहा है तो फिर वो यहाँ सेमिनल वेसिकल के रास्ते को बंद कर देगी, जिससे कि सीमेन आगे ना बढ़े। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही वे होता है, सेमेन एक ही रास्ता होता है सीमेन के ट्रांसफर के लिए या फिर यूरिन के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये आगे जो ट्यूब है इसे कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जिससे कि यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे कि पेनिस कहा जाता है, और पेनिस में ही यूरेथ्रा ओपन होता है जिसके जरिए यूरिन या फिर सीमेन रिलीज होता है, बॉडी के बाहर रिलीज होता है। तो जब ये पेनिस जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी वेजाइना के अंदर होता है, उस टाइम पर सीमेन रिलीज कर दिया जाता है, जिसके थ्रू स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक है, यस स्टूडेंट, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे कि ओवरीज, जो कि मेल की तरह ही दो होती हैं। जैसे मेल में 2 टेस्टिस होते हैं, ऐसे फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। उसके बाद आता है ओविडक्ट, ये ट्यूब होती हैं जिनको कि फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है।
और इनका काम बिल्कुल मेल में जैसे वस डिफरेंस का काम होता है, स्पर्म डक्ट का बिल्कुल सेम इसका काम होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो कि एग्स को कैरी करती हैं। उसके बाद आता है यूटेरस, जैसे कि वॉम्ब भी कहा जाता है। इस बेबी का डेवलपमेंट होता है पूरे 9 मंथ्स तक, एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड वेजाइना। ठीक है, लाइक पेनिस इन मेल, वेजाइना इन फीमेल। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं ओवरीज से। ओवरीज दो होती हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड में, और ये किडनीज के पास में प्रेजेंट होती हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो दो ओवरीज हैं, दोनों ओवरीज से ऑल्टरनेट फॉर्म में एग प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है। ऑल्टरनेट फॉर्म में बाय द मंथ, इन द मंथ ऑल्टरनेटिवली, यानी कि एक महीने इस ओवरी से एग का प्रोडक्शन होगा, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी वाली ओवरी से, उसके नेक्स्ट मंथ फिर पहली वाली से, फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी वाली से। इस तरीके से ऑल्टरनेट फॉर्म में एग्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओवरीज के पास ही ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये इससे ऊपर प्रेजेंट होती है, बट वो ओवरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। ठीक है, वो फनल के थ्रू इसके कांटेक्ट में रहती है। यानी अगर एग रिलीज होगा तो वो पहले फनल में जाएगा, फिर फनल के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। ओके, तो दो फैलोपियन ट्यूब जिन्हें कि ओविडक्ट्स भी कहा जाता है, दोनों में से कोई सा भी आप नाम यूज कर सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, तो एग जब रिलीज होगा तो वो फनल में आएगा, देन इट गोज टू द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कनेक्ट होती है बहुत बैग लाइक स्ट्रक्चर से। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है यूटेरस। ठीक है, जो कि साइज में कम और ज्यादा हो जाता है डिलीवरी के टाइम पर, तो यहाँ पर एग पहुंच जाता है। ठीक है, और बेबी का भी डेवलपमेंट, जैसे कि जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है 9 मंथ्स तक, इसी में होता है। ओके, यूटेरस के नीचे की साइड में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको कि सर्विक्स कहा जाता है, और इस पूरे एरिया को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। यानी ये जो वेजाइना तक पहुंचेगा रास्ता, इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। सर्विक्स के बाद ये जो ओपनिंग है इसे वेजाइना कहा जाता है, जहां से कि स्पर्म्स बॉडी में एंटर होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रोसेसिंग को समझने से पहले हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कि मंथली साइकिल भी कहा जाता है, उसको पढ़ना होगा। वो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। कैसे कि यहां से हर मंथ एक एग रिलीज होता है और वो फैलोपियन ट्यूब से यहां तक आता है, यूटेरस तक। ठीक है, तो जब ये एग यहां पर प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस एग को यहां पर फर्टिलाइज होने के लिए, यानी कि आगे अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसके लिए एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि ये जो इनर लाइनिंग है यूटेरस की, यहां पर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स की। ठीक है, ये लेयर इसलिए तैयार हो जाती है ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो तो जब जाइगोट यहां पर आएगा और उसका एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर डेवलपमेंट होगा, तो इस यूटेरस का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है ताकि वो उस बेबी को कैरी कर सके। तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होती है कि यहाँ पर लेयर बननी शुरू हो जाती है ब्लड वेसल्स की। ओके, और अगर मान के चलिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 24 से लेकर 28 डेज के दरमियान ये जो लेयर बनी हुई थी ये बर्स्ट हो जाएगी और जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वेजाइना से निकलना शुरू हो जाता है। और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल या मंथली साइकिल कहा जाता है। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया जबकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब हम दूसरे केस को स्टडी करेंगे जिसमें कि फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वेजाइना के थ्रू यहाँ पर पेनिस से स्पर्म्स रिलीज होंगे और वहां पर मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर होते हैं। वेजाइना के थ्रू लाखों करोड़ों स्पर्म्स एंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि यहां से एग इधर पहुंच जाता है और यहां से बहुत सारे जो स्पर्म्स हैं वो भी पहुंच जाते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक स्पर्म को यहां पर एंट्री मिलेगी, ठीक है। लाखों करोड़ों में से किसी एक स्पर्म को ओवम के अंदर एंट्री मिलती है। ओवम का जो साइज है वो स्पर्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, उसमें डेंसली साइटोप्लाज्म होता है, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म होता है जो कि नरिशमेंट के लिए जरूरी होता है, जबकि स्पर्म में कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि किसी एक स्पर्म को इसके अंदर एंट्री मिल जाएगी और उसकी जो टेल है वो बाहर ही रह जाती है। स्पर्म का जो आगे वाला पोर्शन है उसमें मौजूद होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहां पर एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया, ठीक है। एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया और इस फ्यूज्ड सेल को, यानी ये फर्टिलाइजेशन तो हो गई कंप्लीट, अब इस फ्यूज्ड सेल को कहा जाता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में एक न्यूक्लियस तो था एग का और दूसरा न्यूक्लियस आ गया स्पर्म का। इट मींस देयर आर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जाइगोट। जाइगोट है तो यूनिसेलुलर, जाइगोट एक सेल का है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस 2 हैं, ठीक है। इट इज यूनिसेलुलर बट इट हैज 2 न्यूक्लियाई, ओके। अब क्या हो गया कि ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट जो कि यूनिसेलुलर है, इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से इसमें सेल्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्राइटेरिया है कि उसके अंदर सेल डिवीजन होता ही है डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पर जब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसे बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो मल्टी सेलुलर होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जाइगोट एक यूनिसेलुलर है बट इसके अंदर न्यूक्लियाई 2 हैं। अब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा और काफी ज्यादा सेल्स बन जाएंगी, तब हम इसे बोलेंगे एम्ब्रियो। ये एक सर्कुलर क्लस्टर बन जाएगा सेल्स का, जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक है। और क्लस्टर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तब ये यूटेरस में आकर और इसमें एक जगह पर आकर वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ओके। द प्रोसेस बाय विच एम्ब्रियो कम्स टू द यूटेरस एंड इट स्टेज हियर इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। क्या होगा इसमें, फर्दर सेल डिवीजन होता ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि एट दिस टाइम द फीमेल इज कॉल्ड प्रेग्नेंट। नाउ द फीमेल इज कॉल्ड प्रेग्नेंट, क्योंकि अब इसके अंदर जो है एम्ब्रियो आ चुका है और एम्ब्रियो में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो अब उसे प्रेग्नेंट कहा जाएगा, ठीक है। इसमें सेल डिवीजन फर्दर होगा, ब्रेन की स्टार्टिंग होगी, ब्रेन बनेगा, हार्ट, किडनी, लंग्स, बॉडी पार्ट्स, तो फर्दर इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता रहेगा, बॉडी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। ये जो पूरा टाइम पीरियड है जिसमें कि एम्ब्रियो से एक बेबी बन जाता है, इस पूरे टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, जिसमें कि 9 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो जब एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट होने पर बॉडी पार्ट्स डिस्टिंग्विश होने शुरू हो जाते हैं, उस स्टेज को बोलते हैं फीटस। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की वो स्टेज जिसमें कि बॉडी पार्ट्स डिस्टिंग्विश हो जाते हैं उसे फीटस कहा जाता है, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा कि इसकी बॉडी से एक ट्यूब निकलेगी जो कि फीमेल यानी कि मदर के स्टमक से अटैच हो जाएगी और वहीं से ऑक्सीजन और फूड और वाटर इसके स्टमक में डायरेक्टली आना शुरू हो जाएगा, वो होती है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा वो ट्यूब है जो कि बेबी को उसके मदर के स्टमक से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो जब इसका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाएगा, तब प्रोसेस होगी पार्चुरेशन की। यस, द डिलीवरी ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। तो 9 मंथ्स के बाद
वो इस बर्थ कैनाल से होता हुआ बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी कि बेबी का बर्थ हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है आपने इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही पढ़ ली, फर्टिलाइजेशन इसके अंदर ही हुआ, डेवलपमेंट भी इसी के अंदर हुआ। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक, अब इसमें दो छोटे छोटे से टर्म्स और आपको मालूम होनी चाहिए, एक मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया था, जब फीमेल में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 11 और 12 इयर्स के दरमियान, उसे कहा जाता है मेनार्क। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इन फीमेल इज कॉल्ड मेनार्क। और 45 टू 50 इयर्स के टाइम पर ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल में, ये बंद हो जाती है। ठीक है, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन women at the age of 45 to 50 years is called menopause। तो मेनोपॉज के बाद रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है, यानी कि उसके बाद फीमेल्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, दे कैन नॉट कैरी अ चाइल्ड, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, तो यहां पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो डिजीजेस फैलती हैं, जैसे कि एड्स, सिफिलिस, उसके बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा बर्थ रेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वो टॉपिक रह गया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक आप इसी को स्टडी करें जब तक। ओके।